हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, करंट अफेयर्स की सीरीज़ आने वाली है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको डेली 6:30 बजे या 6 बजे के आसपास शाम में आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाया करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहला न्यूज़ है ये इंडियन सबसे पहला न्यूज़ है ये द हिंदू में। आर्मी टू गेट सेटेलाइट विल हेल्प प्रोवाइड मिशन क्रिटिकल डेटा। तो अब इंडियन आर्मी के पास अपना एक डेडिकेटेड सेटेलाइट होगा और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है दो कंपनियों से। एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और दूसरा है सारंग इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट मेजर। तो आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो आपको ध्यान में रखना है आकाश तीर में क्या दिया जाएगा, इन्हें ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। और दूसरा है नेवी के लिए। तो नेवी के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से हुआ है। न्यू स्पेस, इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम GSAT-7B, इसके लिए ये एक सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे एडवांस कम्युनिकेशन के लिए आर्मी के लिए डेडिकेटेड है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसके साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। ये जो सैटेलाइट है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये पूरा इसरो के द्वारा बनाया हुआ है, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसका खासियत क्या है, इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की खासियत ये है कि ये बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट, मतलब जितना आंखों से दिखाई दे सकता है, मीन्स बीच में अगर पहाड़ भी आ जाए, बादल का स्थिति मतलब क्लाउडी स्थिति भी आ जाए, तो उसके बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट ये देख सकता है, ये ट्रैक कर सकता है ये सैटेलाइट। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए, ट्रूप्स के कम्युनिकेशन के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए और एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के लिए, जो भी मतलब कंबाइनली रूप से अगर बोला जाए तो एयर आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम दोनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप याद रखेंगे सैटेलाइट का नाम GSAT-7B। ठीक है। और प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो चलते हैं आगे। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इसमें कि चीता, आपको पता था कि इंडिया में चीता को डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में इंस्टिंक्ट IUCN के स्टेटस के हिसाब से इंडिया के चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1952 में। फिर हमने कई देशों से ला के यहाँ उनको रिहैबिटेट किया, उनको फिर से बसाया ताकि चीता की संख्या में भी वृद्धि हो। तो हमने एक एक सियाया नाम का एक चीता लाया था हमने लास्ट सितंबर में। कहाँ से? नामीबिया से, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो इस सियाया लियोपार्ड जो थी, इसने अभी 4 कब्स को जन्म दिया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और भारत में ये चीता का स्टेटस क्या था? तो इंस्टिंक्ट था। इसीलिए कब डिक्लेयर किया गया था इसको इंस्टिंक्ट? तो 1952 में। तो IUCN के स्टेटस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अभी अंडमान निकोबार में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो वहाँ की एजेंसी है लोकल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो NADCO जिसको बोलते हैं। तो इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट है, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट बनाना, पावर प्लांट बनाना, ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाना। तो ये सब जो प्रोजेक्ट है टोटल ये 72,000 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इस एरिया में। लेकिन इससे कुछ खतरे भी हैं कि लोगों को आशंका थी कि यहाँ के जो लोकल ट्राइबल हैं उनको हो सकता है डिस्प्लेस करना पड़े। तो गवर्नमेंट ने बताया कि उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। नो इविक्शन फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इनके लिए
इस प्रोजेक्ट के लिए किसी का एविक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ट्राइब है जो वहाँ रहता था, मतलब लोकली वहाँ पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। तो ये है सोमपेन ट्राइब। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब सोमपेन ट्राइब अगर क्वेश्चन में दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए ग्रेट निकोबार की बात हो रही है। और इनको PVTG ग्रुप में रखा गया है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ट्राइबल ग्रुप के कुछ कैटेगरी में बांटे गए हैं। किस तरह की कैटेगरी है, तो उसमें से एक कैटेगरी है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो सोमपेन ट्राइब आपको याद रखना ग्रेट निकोबार में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये विवान सुंदरम नाम के एक बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट, थिंकर, एक्टिविस्ट थे। इनकी डेथ हो गई है हाल ही में। तो ये न्यूज़ में है, आपको ध्यान में रखना है विवान सुंदरम किस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। तो ये आर्टिस्ट हैं, थिंकर हैं, एक्टिविस्ट हैं रहे हैं। और इन्होंने ये फाउंडिंग मेंबर हैं किसके ट्रस्ट के, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के। तो ये सब टर्म आपको मतलब एक बार नज़रों के सामने से गुजरा हुआ रहना चाहिए, ताकि आप देखें तो आपको ध्यान में आ जाए। इनके कुछ वर्क हैं फेमस जो आप ध्यान में रख सकते हैं। इंडियन वाइल्ड सीरीज़ करके इनका एक वर्क है, 1991 में पब्लिश हुआ था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है रीटेक ऑफ अमृता। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया एग्री टू ज्वाइन ACO एज ए डायलॉग पार्टनर। तो सऊदी अरेबिया, आपको पता है कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, चाइना ने मीडिएटर का काम किया है दो देशों के बीच में, ईरान और सऊदी के बीच में। तो सऊदी अरेबिया और ईरान को दोनों में इन्होंने कुछ ट्रीटी करवाया है इन्होंने, चाइना ने। तो फिर इनको बुलाया गया ACO। फर्दर इनको एडवांसमेंट इनके रिलेशन में चाइना के अभी काफ़ी क्लोज होते जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। पहले सऊदी अरेबिया USA के पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन अब इनका क्लोजनेस ज़्यादा चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है, जब से रसिया यूक्रेन वार हुआ है और ऑयल के दामों में गिरावट हुई है। तो इस समय चाइना ने इनको फिर से और अपना रिलेशन मजबूत करने के लिए इनको डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया है किसमें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ACO के बारे में आपको पता होना चाहिए। ACO में 8 मेंबर हैं टोटल, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया और 4 सेंट्रल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। आप मैप निकाल करके मैप में एक बार देख लेंगे इन सभी कंट्रीज़ का लोकेशन, ताकि आपको ध्यान में रहे ये कंट्रीज़ कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कंट्रीज, इसके अलावा इजिप्ट, ईरान, कतर, इन लोगों को भी कुछ को ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया गया है, इन तीनों कंट्रीज़ को भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सेबी की जो चेयरपर्सन है, क्या है नाम, मधाबी पुरी बुच। तो ये जो इनकी चेयरपर्सन है, इन्होंने कंफर्म किया है कि जो भी लार्जली लिस्टेड कंपनीज़ हैं, कितने टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके लिए ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में कोई भी र्यूमर आ रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसे, इन सब कंपनी के शेयर का भाव फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी इनका डिमांड, अगर इनके प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज़्यादा होने वाला है तो ऑब्वियसली इनके शेयर के भाव भी बढ़ जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा होने वाला है, इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इनके शेयर के दाम भी गिर जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में अगर ऐसा मार्केट में र्यूमर हो रहा है कि इनके शेयर के भाव गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं, तो उस केस में कंपनी को कंफर्म करना होगा विदिन 30 मिनट, उनको डिस्क्लोज़ करना होगा एक्सचेंज को कि क्या मतलब सिचुएशन है, बोर्ड का डिसीजन क्या होने वाला है इसके रिगार्डिंग, फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में इसको कंफर्म करना होगा विदिन 30 मिनट। तो ये जो किया जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जा रहा है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो टाइमली मैनर में, ताकि
लोगों का विश्वास बना रहे, का पैनिक वाला सिचुएशन ना हो, इसके लिए इनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज़ के लिए एक पॉलिसी लाई गई है अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ 2021। इसमें बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब कस्टम ड्यूटी रेयर डिजीज़ के लिए जितने भी ड्रग्स आते हैं उनके लिए कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाली है। पहले क्या होता था, बेसिक ड्रग पे कस्टम ड्यूटी लगते थे 10% के, और जो लाइफ सेविंग ड्रग रहते थे, वैक्सीन रहते थे, उन पे 5% या 0%, इनमें से कुछ भी हो सकता था। किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अभी बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टेड ड्रग जितने भी रहेंगे, स्पेशल मेडिसिन वाले जो खास करके रेयर डिजीज़ के हैं, उन पे बिल्कुल ही कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और ये एक दवा का नाम है पेम्ब्रोलिजुमैब। तो इस दवा का यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और इस पे बेसिक जितने भी कस्टम ड्यूटी थे इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। प्रोविज़न ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ तीन ग्रुप के हैं। जैसे पहला रेयर डिजीज़ किसको माना जाएगा, डिसऑर्डर अमीनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, वैसा डिजीज़ जिसको एक बार में ठीक किया जा सकता है, एक बार में क्यूर किया जा सकता है। फिर दूसरे ग्रुप 2 में वो वैसे डिजीज़ आते हैं जो जिनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और तीसरा उस तरह के होते हैं कि उनका डिफिनिट ट्रीटमेंट ही अवेलेबल बहुत मुश्किल से हो पाता है, और उनको पेशेंट को बहुत हाई कॉस्ट और लाइफ लॉन्ग थेरेपी की नीड होती है। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं उसको ग्रुप 3 कैटेगरी में रखा गया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटा आया है कि 22.7 लाख स्टूडेंट्स हैं 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, जिनको लिटरेट का स्टेटस मिल जाएगा। लिटरेट यानी कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे। मीन्स इतने लोगों को लिटरेट किया गया है इस साल में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश की लिटरेसी लेवल ओवरऑल ग्रो कर रही है। खास करके इतने जो संख्या में जो लिटरेट हो रहे हैं पीपल, उसमें से सबसे बड़ी संख्या 40% के लगभग सिर्फ एमपी से ही, मध्य प्रदेश से ही सबसे बड़ा उसमें तबका है जिसको लिटरेट का दर्जा मिला है। तो इसमें एक स्कीम है जिसका नाम आपको याद रखना है। प्रोग्राम था भारतीय साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है जो चलाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि इस नेक्स्ट ईयर तक 1 करोड़ लोगों को साक्षरता प्रदान किया जा सके, लोगों को साक्षर बनाया जा सके। तो ये ध्यान रखना आपको, NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका टारगेट है नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ लोगों को, एडल्ट लोगों को साक्षर किया जाए। इसके पहले भी एक प्रोग्राम चल रहा था मिनिस्ट्री का, जैसे साक्षरता अभियान 2018 में, जिसका क्लोजिंग हो गया। मतलब ये पुराना अभियान है, इसको बंद करके अभी 2018 के बाद ये नया अभियान जो आया ये चलाया जा रहा है अभी लेटेस्ट। फिर आते हैं, ये है इसरो के द्वारा एक इमेज रिलीज़ किया गया है जिसमें बताया गया है कि EOS-06 ये सैटेलाइट का नाम है। ये इस सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर किया गया अर्थ का फ़ोटो। तो यही जो अर्थ का इमेज है इसको इस सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया गया है। तो इसी कारण न्यूज़ में है ये सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था PSLV C-54 से। इसके अलावा ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इस पे ये सैटेलाइट तो था ही, EOS-06, इसके अलावा 8 नैनो सैटेलाइट भी थे जो कि लास्ट ईयर नवंबर में छोड़ा गया था। तो इससे अभी फ़ोटो आई है, इसकी इमेज आई है अर्थ की, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। तो हम जानेंगे कि EOS जो सैटेलाइट है ये करता क्या है। तो ये सी टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और ये काम करता है कू बैंड पे। तो ये बेसिकली करेगा क्या, इसको
टास्क दिया गया है कि आपको ऑब्जर्व करना है ओशियन का कलर, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड का डेटा, जो कि ओशियन के स्टडी में ये सब यूज किया जाएगा, और जो भी मौसम विभाग के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें यूज किया जाएगा। तो इससे आप वैसे मछुआरों को भी जानकारी दे सकते हैं कि इस जोन में कैसी सिचुएशन रहने वाली है, तो आप उनको आगाह कर सकते हैं कि कैसी विंड होने वाली है, क्या कंडीशन रहने वाला ओशन का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर है जीएसटी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे केसेज आ रहे थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लग जा रहा था, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल होने की बहुत ही आवश्यकता थी, तो ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। एक्चुअली देखिए कितनी गंभीर सिचुएशन थी कि बिटवीन अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक 21,500 केस जीएसटी से रिलेटेड बुक किए गए थे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इतने ज़्यादा संख्या में जो केसेस आ रहे थे, इनका निपटारा करने के लिए एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स कौन कौन हैं? एपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे जो रेवेन्यू और फाइनेंस के इंचार्ज रहते हैं, और फिर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस रहेंगे और टैक्सेशन वाले, और भी अदर मिनिस्टर भी नॉमिनेटेड रहते हैं जो कि स्टेट से आते हैं। तो ये सब मेंबर हो गए। फिर न्यूज आई है पेंच टाइगर रिजर्व से। तो पेंच टाइगर रिजर्व, आपको सिर्फ लोकेशन याद रखनी है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो एमपी में है। एमपी में एक्चुअली जो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, एमपी और महाराष्ट्र दोनों के बीच में आती है। तो आपको महाराष्ट्र में भी थोड़ा इसका पार्ट मिलेगा और थोड़ा यहाँ भी मिलेगा। तो महाराष्ट्र वाले ने तो फिर इसको टाइगर रिजर्व, इसको कुछ स्टेटस दर्जा, स्पेशल दर्जा दिया था, अभी मेरे को याद नहीं है, आप चेक कर लेंगे। महाराष्ट्र ने पेंच टाइगर रिजर्व को कुछ प्रोटेक्टेड जोन बनाया है, तो कौन सा जोन बनाया है आप चेक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमें। ये आपका टास्क रहा। तो पेंच नाम की एक रिवर है जिसके नाम पे इस टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे एक ऑर्फन टाइगर को मूव किया गया है। यही इससे रिलेटेड न्यूज़ थी, तो आपको लोकेशन ध्यान में रखना है। फिर है ओलिव टर्टल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। अभी विशाखापत्तनम में ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि विशाखापत्तनम में ओलिव टर्टल का एक नेशनल नेस्टिंग जोन बनाया है। आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 हैचरीज ये इस्टेब्लिश किए हैं, सेटअप किए हैं विशाखापत्तनम के कोस्ट पे, ताकि उनके एग का प्रोटेक्शन हो सके। तो आपको ध्यान में रखना है कि ओलिव टर्टल की बात आएगी तो विशाखापत्तनम कोस्ट पे आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 हैचरीज का सेटअप किया है। और वैसे तो उड़ीसा के बीच में वो फेमस है ओलिव टर्टल। पाकिस्तान में एक बिल पास किया गया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर को कर्टेल कर दिया गया है। पहले इनके पास पावर हुआ करता था कि ये किसी भी सर्टेन कंडीशन में एक सू मोटो ले सकते थे अपने आप। मीन्स कोई ग्रेव सिचुएशन हो गया, कैसा भी एक बिल पास हो गया, या कैसा अराजकता की स्थिति बन गई देश, ये बिल जो लाया गया है इसमें बताया गया है कि अब कुछ सीनियर जज के बेंच हो, बहुत सारे सीनियर जज के 2 या 3 या 4 सीनियर जज के बेंच होंगे, और इन बेंच से ये सब कुछ पास करवाना पड़ेगा किसी भी केस पे सू मोटो लेने के लिए। तो चीफ जस्टिस का पावर इस तरह से कर्टेल कर दिया गया है। तो ये 2 दिन का न्यूज़ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारे न्यूज़ मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।